चलिए तो 56 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये आपका इम्तिहान आईएएस का 70 बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स के पॉलिटी का सेट नंबर 4 है। इसका सोल्यूशन अभी हम लोग कर रहे हैं। तो 56 नंबर क्वेश्चन देखिए। धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना। धर्मनिरपेक्षता का सार यह है कि किसी के साथ उनकी धार्मिक प्रथाओं और मान्यताओं के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य धर्म को राज्य से अलग करना है, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन की बात करेंगे, ठीक है, भारतीय संविधान व्यक्तियों को अपनी धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं के अनुसार जीने की स्वतंत्रता देता है, जैसा कि इनकी व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ऊपर में कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए क्या होगा। एक दो सही नहीं है, केवल तीन नहीं सही है, एक दो तीन, एक तीन नहीं सही, या फिर उपयुक्त में से कोई मतलब क्या है, सही नहीं है। इसका दूसरा गलत है सर, बाकी दोनों सही है। धर्म निरपेक्षता में धर्म को राज्य से अलग रखना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही, ये भी सारे के सारे स्टेटमेंट सही, इसलिए कोई भी गलत नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट इसमें गलत नहीं है। ठीक है, सारा स्टेटमेंट क्या है, सही है। ठीक है, सारे स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे धर्म निरपेक्षता का राज्य, धर्म निरपेक्षता का तात्पर्य धर्म को राज्य से अलग, बिल्कुल धर्म राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्या दिक्कत है इसमें, कोई डाउट। तो टॉपिक लिख दे रहा हूँ। चलिए आगे देखेंगे, तो आगे क्या है, क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। लोकतंत्र की विशेषताएं की बात हो रही है। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के द्वारा चुने गए लोगों के पास होना चाहिए। लोकतंत्र स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होना चाहिए, जहां वर्तमान में सत्ता में रहने वाले के हारने की उचित संभावना हो। लोकतंत्र में प्रत्येक वयस्क मताधिकार के पास एक वोट होना चाहिए और प्रत्येक वोट का एक मूल्य होना चाहिए। ठीक है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मतलब डेमोक्रेसी की विशेषताएं क्या है, बताइए कौन सा सही लग रहा है। एक दो सही लग रहा है, दो तीन सही लग रहा है, एक तीन सही लग रहा है, एक दो तीन सही लग रहा है, कौन सा सही लग रहा है। तीनों हम्म, सही लग रहा है सर। सारे के तीनों स्टेटमेंट सही सही है। है। ठीक है, मैं बता देना चाहता हूँ, ये आपका पेड ग्रुप का डिस्कशन है। हम लोगों ने 70 बीपीएससी के प्रीलिम तक 150 सेट कराने का लक्ष्य रखा है। तो आपका होता है वहाँ पे एक दिन बीच करके पेड डिस्कशन होता है, लेकिन संडे के संडे में मेन ग्रुप में ही करवा देता हूँ। ठीक है, चलिए कल से विजन आईएएस का भी वहाँ पे सेट डिस्कशन शुरू हो चुका है। एकात्मक शासन प्रणाली के निम्नलिखित में से कौन से लाभ है। एकात्मक शासन प्रणाली के निम्नलिखित में से कौन से लाभ है। अधिक अनुकूलनशीलता, मजबूत केंद्र, लोगों के द्वारा अधिक भागीदारी, अधिनायकवाद की कम संभावना। तो एकात्मक शासन प्रणाली में अधिनायकवाद की कम संभावना तो कहीं नहीं होगा, ज्यादा ही होगा। लोगों की भागीदारी नहीं होती है। अत्यधिक अधिक अनुकूल, क्या लिखा हुआ है, अनुकूलनशीलता और मजबूत केंद्र। ठीक है, तो एकात्मक शासन प्रणाली में आपको क्या मिलेगा, बताइए, केंद्र मजबूत होता है। ठीक है, निर्णय लेने की शक्ति की बात करेंगे तो एक लोगों के पास ही होती है, इसलिए केंद्र क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, तो आप बताइए। ठीक है, भारत के संविधान के मूल संरचना का सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि संविधान की कुछ विशेषताएं इतनी आवश्यक है उन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसी को मूल संरचना कहते हैं। कहते हैं क्या, संविधान की मतलब कुछ मतलब सिद्धांत की बात करेंगे, इतना मतलब संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि संविधान की कुछ विशेषताएं इतनी मतलब महत्वपूर्ण है कि उन्हें कभी भी निरस्त नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकार को कम या छीना नहीं जा सकता है। अनुच्छेद 368 में, ठीक है, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि संविधान का हिस्सा नहीं है और साथ ही इसकी वास्तविक भावना का प्रतिनिधित्व करता है। बताइए निम्नलिखित में से मूल संरचना का सिद्धांत से क्या तात्पर्य है, बताइए। बिल्कुल ठीक है, ए, ठीक है, बिल्कुल ए इज द राइट आंसर। संविधान की कुछ विशेषताएं इतनी आवश्यक है कि उन्हें निरस्त नहीं किया जाता, उसी संविधान का मूल संरचना कहते हैं। मौलिक अधिकार को कम या छीना जा सकता है। इमरजेंसी के समय में मौलिक अधिकार का क्या हो जाता है, समाप्त मानी जाती है, आपको पता ही है, समाप्त कर दी जाती है। 358 और 359 क्या होता है, प्रभावी हो जाता है। उसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 368 निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में संशोधन नहीं किया ही जाता 368 के तहत ही। और संविधान की प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि ये संविधान का हिस्सा नहीं है। संविधान की प्रस्तावना संविधान की हिस्सा है। 1773 में जो केस जो आई थी, 1773 बोला 1973 में, ठीक है, केशवानंद भारती, उसमें संविधान के प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया था। साथ में उसे संशोधन भी कर सकते हैं, लेकिन
उसका मतलब वास्तविक भावना जो है उसको हम लोग समाप्त नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखें, उसको मजबूती करने के लिए उसमें संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संघीय संविधान की सामान्य विशेषता है? संघीय संविधान की कौन सी सामान्य विशेषता है? एक लिखित एवं कठोर संविधान, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति का विभाजन, विधायी और कार्यपालिका के बीच में शक्तियों का पृथक। सर की आवाज आ रही है क्या? हेलो, हेलो। नेटवर्क गया है क्या फिर से? जी आपकी आवाज लगता है नहीं होने देगा क्या? फिर निम्नलिखित में से कौन सी संघीय संविधान की सामान्य विशेषता है? तो ध्यान में रखिएगा, इसमें एक लिखित एवं कठोर संविधान होता है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन होता है, और द्विसदनीय राष्ट्रीय विधायिका भी होती है। बाकी विधायिका कार्यपालिका के बीच में शक्तियों का पृथक्करण नहीं होता। अगर पूछेगा भारत में हमारे संविधान में, ठीक है, संघीय विशेषताएं क्या क्या है, तो द्वैध शासन व्यवस्था है, केंद्र के पास अलग है, स्टेट के पास अलग है, विभिन्न स्तरों पर शक्तियों का विभाजन है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे, संविधान की कठोरता है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, दोहरी नागरिकता ध्यान में रखिएगा नहीं हमारे यहाँ पाई जाती, लेकिन ये भी सॉरी, दोहरी नागरिकता हमारे यहाँ नहीं पाई जाती, लेकिन ये भी इसका लक्षण है, द्विसदनवाद भी इसका लक्षण है, ठीक है। भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से एक रूप में आर्थिक न्याय प्रदान करता है, ठीक, कहाँ पे आपको आर्थिक न्याय आपको देखने को मिलता है? तो आर्थिक न्याय आपको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रस्तावना में चर्चा की गई है, राज्य के निदेशक सिद्धांत में भी चर्चा की गई है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना, दोनों जगह पे याद रखिएगा। आर्थिक न्याय आपको प्रस्तावना में दिखेगी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में दिखेगा, ठीक है। मौलिक अधिकार में आर्थिक न्याय की बात नहीं की गई है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। पूछेगा किस भाग में दिखेगा, तो भाग 4 में दिखता है। किस भाग में दिखता है? तो भाग 4 में आपको आर्थिक न्याय आपको दिख जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब चलते हैं 62 नंबर, चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रस्तावना समाजवादी अर्थ को सही ढंग से समझाता है, ठीक है, तो कौन समझाएगा? तो देखेंगे निम्नलिखित में से कौन प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का प्रयोग किया गया है ना, तो समाजवादी के अर्थ को सही ढंग से कौन समझाता है? तो शोषण और निहित स्वार्थ का उन्मूलन, ठीक है, शोषण और निहित स्वार्थ का उन्मूलन जो है, यही आपको समाजवादी शब्द को अच्छे ढंग से मतलब क्या करता है, परिभाषित करता है। उत्पादन के सभी साधनों पे राष्ट्रीयकरण नहीं, ठीक है, निजी संपत्ति का उन्मूलन ये भी नहीं है, ठीक है, समाज का समाजवादी पैटर्न ये भी नहीं, शोषण और निहित स्वार्थ का उन्मूलन जो होता है ये समाजवादी शब्द के सही अर्थ से मतलब समझाता है। हमारे संविधान के प्रस्तावना में आपको समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य जैसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। भारतीय संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है, इसका मतलब क्या है बताइए, पढ़ कर खुद बता सकते हैं, क्या होगा आप लोग भी बताइए। सी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, कौन हो जाए, सी हो जाएगा, ठीक है। राज्य धर्म को नागरिक का निजी मामला मानता है और इस आधार पर भेदभाव नहीं करता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। 64 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा बताइए, क्या पर 64 नंबर के, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, गलत है। प्रस्तावना में संशोधन केवल 368 के अंतर्गत उल्लेखित प्रक्रिया द्वारा की जा सकती है, बताना है, ठीक है। प्रस्तावना में समाजवादी धर्म अखंडता शब्द 1976 में जोड़े गए, ये सही है। जी, एक कर दो। प्रस्तावना में संशोधन केवल 368 के अंतर्गत किए जा सकते, ये भी सही है। इसका आंसर क्या लिया है? अब एक प्रस्तावना कर दो। संविधान का भाग नहीं है कि नहीं है? प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं है? ये थोड़ा हाँ विवाद का भाई। कारण है, ठीक है। इसका आंसर आई थिंक मेरे पास जो आंसर शीट है उसमें इसका आंसर लिया है 164 का डी लिया है, 1 2 3 सारे लिया, लेकिन प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया है, ठीक है। पहले वाले केस में नहीं माना गया था 1967 वाला में, लेकिन बाद में जो 1973 की केस आई थी उसमें तो सब माना गया था भाग, ठीक है, लेकिन इसमें आंसर 1 2 3 लिया है, ठीक है। ठीक है, इसको देखेंगे बाद में, इसमें डाउट है, ठीक है। चलिए आप चलते हैं आगे, आप इसका आंसर बताइए क्या होगा।
निम्नलिखित कथन पे विचार करना, ठीक है। नए राज्यों की गठन की शक्ति संसद में निहित होती है कि नहीं होती है? ये सही है। सर सही है। तीसरा नए, गलत है। हाँ, अब यहाँ पे देखेंगे, नए राज्यों के गठन संबंधी कोई भी विधायक जिसे राष्ट्रपति पूर्व अनुमति के बिना संसद के पटल पर नहीं रखा है, बिल्कुल। नए राज्यों के गठन संबंधित कोई भी विधायक वगैरह होगा ना, विदाउट राष्ट्रपति के परमिशन से संसद के पटल पे नहीं रख सकते, ठीक है। ऐसा कोई भी विधायक जो नए राज्यों के निर्माण संबंधित है, उसे भारत के कम से कम आधे राज्यों के साथ अनुमोदित होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। ध्यान में रखिए, एक का दो सही है, बाकी तीसरा नंबर क्या है, गलत है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 66 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन क्या है। 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। भारत के राज्य और उसके क्षेत्र संविधान की अनुसूची 1 के अंतर्गत आते हैं। सही लग रहा है, गलत लग रहा है, बताइए। सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद एक भारत के राज्यों का संघ घोषित करता है, सही है कि गलत है? सही सही है। सही है, ठीक है। नए राज्यों के गठन के लिए ये संसद को गलत है। विशेष बहुमत की आवश्यकता होती नहीं सिंपल होती, मेथड। साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नौवां संविधान संशोधन बेरोजगारी मामले से संबंधित, ये भी सही है, ठीक है। ये ध्यान रखें, सिंपल मेजोरिटी, विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, समझ गए। चलिए आप चलेंगे, ठीक है। संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने किसकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया? कौन थे? पहली बार जो बनी थी, कौन थे? ये बिल्कुल, था। कौन थे? धर खमीन था, ठीक है। कौन थे? धर आयोग था, ठीक है। कब बनी थी धर आयोग, बता सकते हैं? 1948 में। कब बनी थी? सर जेबीपी के 1948 बाद में, बनी ठीक है। थी ना? जेबीपी इसके बाद बनी थी, बिल्कुल, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ठीक है। राज्यों का सही क्रम में वो काटना है। तो अब बता ही सकते, आंध्र प्रदेश सबसे पहले बनेगा, कब बनेगा आंध्र प्रदेश? 1953 में। 1953 में, ठीक है। गुजरात कब बनेगा गुजरात? 1960 में। हरियाणा कब बने, उसके बाद नागालैंड, नागालैंड कब बनेगा? 1963 में, ठीक है। हरियाणा कब बनेगा? तो 1966 में बनेगा, ठीक है। अब लगा लीजिए, हरियाणा सबसे लास्ट में हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, हरियाणा से पहले क्या होगा? नागालैंड होगा। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, सभी लोगों से बन गया होगा, ठीक है। 69 क्वेश्चन देखिए, ठीक है। भारतीय संविधान, संविधान भारतीय नागरिकों का निम्नलिखित अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करता है, ठीक है। सार्वजनिक रोजगार में क्षमता का अधिकार, बोलने और स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। संसद और राज्य विधानसभा की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार। कौन कौन सा अधिकार आपको दे देता है? उपर्युक्त में से कौन सा अधिकार विदेशी नागरिकों को अधिकार है? तो इनमें से कोई भी अधिकार जो है विदेशी नागरिकों को उपलब्ध नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे, सार्वजनिक रोजगार क्षमता का अधिकार किसमें है? देखिए, 16 अब में। मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। 15, 16, 19, 19, 29, 30। 30 केवल भारतीयों को उपलब्ध है, ठीक है। ये 15, 16, 19, 29, 30 जो की बात करेंगे, केवल भारतीयों को उपलब्ध है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सार्वजनिक रोजगार का अधिकार की बात करें, किसमें है? 16 में है। बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार की बात करें, किसमें है? किसमें है बोलने की स्वतंत्रता? 19 में है, ठीक है। और संसद और राज्य विधान मंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार की बात करें, किसमें है? ठीक है, ये आपको फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है, फंडामेंटल राइट आपको नहीं है, लेकिन ये मतलब विदेशियों को प्राप्त नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। विदेशी को 15, 16, 19, 29, 30 के अलावा जो अधिकार है वही प्राप्त है, ये सारे अधिकार नहीं प्राप्त है, याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारत में केवल एक नागरिकता और एक अधिवास है, ठीक है। भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रभावित है, तो गलत है ना। गलत संयुक्त है ये। अमेरिका से क्या लिया गया? डुअल ब्रिटेन से। सिटीजनशिप है वहां पे, सिंगल सिटीजनशिप तो है नहीं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, सारा क्वेश्चन आसानी था, ज्यादा टफ नहीं था, आप लोग बना लिए होंगे, आई होप आप लोगों ने इसे बनाया होगा, ठीक है। आगे चलेंगे तो क्या प्रश्न है, बन गया था ना? हाँ। ठीक है, सेट 4 कंप्लीट करवाते तो 5-6 रात में करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, मोतीलाल नेहरू ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मौलिक अधिकारों की मांग रखी, क्या स्टेटमेंट सही है ये? सही है। सही है। ये गलत है। बताइए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, ठीक है। संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उपसमिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। 1931 में कराची कांग्रेस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों के सामने एक प्रस्ताव पारित किया गया, बताइए। बताना निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। 1931 में कराची में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? किसने किसी इसकी अध्यक्षता? नहीं, ये जवाहरलाल नेहरू। पटेल, 29 में। ठीक है। वल्लभ भाई पटेल, ये रखा था। हाँ बिल्कुल, ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
1931 में कराची अधिवेशन जो हुआ था, कांग्रेस की अध्यक्षता पटेल साहब ने की थी, ठीक है। और 1928 में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मौलिक अधिकारों की मांग रखी गई थी, ये भी सही है। संविधान सभा मौलिक अधिकारों पर उप समिति के अध्यक्ष की बात करें, जेबी कृपलानी साहब थे, ये भी सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किए जा सकते? तो 20 और 21 को कर देंगे क्या? नहीं होंगे ना 20 और 21? किस ठीक है, नहीं हो 20-21 किसी भी परिस्थिति में नहीं होंगे देवियों सज्जनों, ठीक है। बाकी 358 से अनुच्छेद 19 के तहत जो मौलिक अधिकार 6 प्रकार का मौलिक अधिकार मिला है, उसका निलंबन हो जाएगा, ठीक है। 359 से बात करेंगे, बाकी मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाएगा, ठीक है। अब मौलिक अधिकारों का निलंबन करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होगा, लेकिन 1-2 की बात करेंगे, 20 और 21 किसी भी परिस्थिति में, ठीक है, निलंबन नहीं होगा, ठीक है। ध्यान में इसको रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 72 और 73 का क्या होगा आंसर? 72 73 का बताया तो थे। 73 का ऑल स्टेटमेंट टू डू है और 72 नहीं हुआ। अच्छा, भारतीय संविधान में समानता के मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। कानून के समय समानता, आर्थिक समानता, ठीक है, अवसर की समानता, सामाजिक समानता, बताइए क्या नहीं होगा? सी। बिल्कुल आर्थिक ठीक है, समानता। आर्थिक समानता नहीं है। आपके पास जितना पैसा उतना मेरे पास होगा, इसका क्या गारंटी है? ठीक है, आर्थिक समानता नहीं है, ठीक है। सर, चलिए लेकिन निम्नलिखित, तो बोला है कि मतलब आर्थिक समानता के बारे में स्वतंत्र, यहाँ पे क्या बोल रहा है? ठीक है, ध्यान से पढ़िए इसको, ठीक है। हम इसका नहीं बोल रहे हैं, मतलब प्रस्तावना में तो आर्थिक समानता कहाँ बात किया? न्याय की बात किया कि समानता की बात किया है? कुछ भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात हुआ है ना प्रस्तावना में, समानता कहाँ लिखा हुआ है? तो समानता की बात करेंगे। एम लक्ष्मीकांत में पढ़ा रहे, फिर भी कंफ्यूज कर रहे हैं। आर्थिक समानता की बात नहीं, आर्थिक आर्थिक का न्याय की समानता बात कहाँ हुई नहीं है, लिखा हुआ है सर, समानता का ठीक है। आर्थिक न्याय है, क्या लिखा हुआ है? आर्थिक 3 न्याय हाँ, है। न्याय आर्थिक है। न्याय की बात की गई है, ठीक है, समानता नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीयों को उपलब्ध है? 15, 16, 19, 29, 30? तो 16 में आएगा ये, ठीक। याद रट लीजिए, ठीक है। 15, 16, 19, 29, 30 किसे प्राप्त है? केवल इंडियन भारतीय नागरिक, इसके अलावा जो है वो सभी को मतलब प्राप्त है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन, समता का अधिकार 14 से 18 सही है। स्वतंत्रता का अधिकार की बात करेंगे, कहाँ से कहाँ तक है? 19, 22 सही है। शोषण के विरुद्ध की बात ये करें, 22, 24 गलत है, ठीक है। 23 ये 29, 30 सही है, ठीक है। ये 23, 24 में होगा, ठीक है, आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं, कितना होगा? 77 नंबर। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद न्यायालय को, ठीक है, न्यायालय को मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वाले विधान बनाने द्वारा मंडल द्वारा कानून, सॉरी, विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों का न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार देता है? कौन सा आर्टिकल्स है? कई बार बताया है क्या? बताइए। आर्टिकल बी। आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 कहता है कि अगर विधानमंडल किसी भी तरह का अगर कानून बनाएगी, ठीक है, किसी भी तरह का कानून बनाएगी, ठीक है, जो कि मौलिक अधिकार के खिलाफ होगा, ठीक है, तो उस कानून का स्वतः ही मतलब क्या हो जाएगा? तो लोप हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 13 ही कहता है, ठीक है। चलिए, निदेशक सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? यह सकारात्मक है, राज्यों को कुछ मुद्दों पर उसकी जरूरत है, यह न्याय संगत नहीं होता है, इसका उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, इसे लागू करने के लिए कानून की आवश्यकता नहीं है, ये स्वचालित ही लागू हो जाता है, ठीक है। बताए निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? क्या बताएंगे? ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये इसे लागू करने के लिए कानून की आवश्यकता नहीं है, स्वचालित ही लागू हो जाता है, ठीक है। स्वचालित ही लागू नहीं होता है, राज्य कानून के द्वारा तो आप इसे लागू कर ही नहीं सकते हो, राज्यों को जब लगेगा तभी ये आपको देगी, ठीक है। इसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना सही है, ये न्याय संगत नहीं होता, मतलब इसके लिए आप कोर्ट वगैरह नहीं जा सकते, ये सकारात्मक है, ठीक है। मौलिक अधिकार की बात करेंगे नकारात्मक है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करेंगे सकारात्मक है, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको सकारात्मक इसको नकार, ये प्राकृतिक में कैसी है? तो प्राकृतिक में नकारात्मक मानी जाती है, ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत। 79 नंबर प्रश्न पूछे, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक, ठीक है, किस संवैधानिक, ठीक है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान का 43B जोड़ा गया? बताइए, किसके द्वारा जोड़ा गया? डी। ठीक है, चलिए, कब जोड़ा गया था ध्यान में रखेगा। तो ये 43B जोड़ा गया, तो जाहिर सी बात है सीधे पता चल गया होगा कहाँ जोड़ा, जब कल ही पर आए थे ना, जब भी सब क्लोज की बात आए तो ध्यान में रखिएगा, से मतलब ये 43B किससे संबंधित है? ये
कोऑपरेटिव सोसाइटी। सहकारिता। तो कब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी कब जोड़ा गया था? 47 अमेंडमेंट में जोड़ा गया था। किसमें? 97 में 2015 में 97 में। कब हुआ था 90 97? 2011। 11 या 15। अच्छा हाँ 11। 11। ठीक है, कब हुआ था? 11 में हुआ था। ठीक है, चलिए। अब विक्रम जी, आप पेड में हो ना? आप पेड में भी है क्या? हाँ पेड में भी है। तो आप कहा नहीं आते क्लास में 9 बजे से जो होती है? आप कभी नहीं आए अभी तक? नहीं आए थे। सो जाते क्या उस समय? नहीं सर। आया कीजिए। शाम में रात में 9 बजे। हाँ, अभी तक आपको पता भी नहीं। हमको लगता है आपको जुड़ा हुआ 15-20 दिन हो गया। जी थे। निम्नलिखित में से कौन आएंगे राज्य के अब नीति क्या आएंगे। निर्देशक सिद्धांत है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पोषण स्तर और जीवन के स्तर को ऊपर उठाना, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य है। आर्टिकल 47। 1 2 3 सही ठीक है। है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों का वस्तुओं का सुरक्षा की बात करेंगे। ठीक है, कितना है? ठीक है, 49 में। पर्यावरण की 40 सुरक्षा 49 एवं संवर्धन, वनों एवं वन्यजीवों का सुरक्षा की बात करेंगे। किसमें? 48 में। वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और सीखने की सुधार की भावना का विकास फंडामेंटल। करना। ठीक है, ध्यान रखें क्या है ये सारे के सारे सही है कि गलत है? ठीक है, चौथा नंबर नहीं नहीं, ये 1 आपका 2 3 मौलिक सही। कर्तव्य है देवियों सजनों। क्या है ये? क्या हाँ, है ये? मौलिक तब कर्तव्य ड्यूटी। है। ठीक है, बाकी सारे के सारे क्या है? तो सारे के सारे डीपीएसपी है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एक मिनट, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे चलेंगे। 80 नंबर प्रश्न क्या हो गया आपका? मतलब क्या? 1 2 3। ठीक है, भारतीय संविधान का निहित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत, ठीक है, निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करना है। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर को विचार करना है। डीपीएसपी की बात चल रही है। ठीक है, भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता 44 में है ही। ठीक है, ठीक है। ग्राम पंचायतों का एकीकरण की बात, ग्राम पंचायतों का एकीकरण। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ग्राम पंचायतों के एकीकरण की बात हो रही है। ठीक है, 540। किसमें बात करेंगे? ठीक है, 40 किसमें? में 40 में ग्राम पंचायत है। ठीक है, 540। ग्रामीण क्षेत्रों पे कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। ठीक है, ठीक है। सही उसके है। बाद बात करेंगे 43। तो अनुच्छेद हाँ, 43। 43 में है। ठीक है, सभी श्रमिकों के लिए प्राप्त अवकाश और सांस्कृतिक अवसर की सुनिश्चित करना। ठीक है, तो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी सिद्धांत है? ठीक है, तो गांधीवादी, गांधी जी ग्राम के समर्थक थे, कुटीर उद्योग के समर्थक थे। दूसरा तीसरा। ठीक है, ये नहीं होगा, ये तो हाँ समाजवादी है। ठीक है, ये भी यहाँ तो दूसरा और तीसरा, केवल 2 और 3। ठीक है, ध्यान रखेंगे। केवल 2 और 3 जो है सो गांधीवादी है। ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आगे चले। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करो और हिंसा से बचो, ये आपका मौलिक कर्तव्य बनता है, लेकिन आप लोग खूब हिंसा करते हैं, पता है हमको। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, संरक्षण करे, ये भी है। संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों के संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे, ये भी है। ठीक है, राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश में वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा। ठीक है, राज्य का प्रयास करेगा। क्या ये है? क्या 82 का बताइए क्या आंसर होगा? 4 ऑप्शन डी बताया आपको। होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन है ही एक नहीं। ये डी ही अच्छा, होगा। इधर डी फुट वाला नहीं है। ठीक है, अच्छा, मतलब क्या है? नहीं है हाँ डी। पुनीर, ये मतलब क्या मौलिक राज्य की बात करेंगे तो ये तो आपका डीपीएसपी है। क्या बोल रहे? राज्य लग गया या डीपीएसपी? ठीक है, ये नहीं है। बाकी तीनों के तीनों आपका मौलिक कर्तव्य है, इसे याद रखेंगे देवियों सज्जनों। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सही है, कोई दिक्कत नहीं। 39 के में समान न्याय और मुक्त कानूनी शिक्षा, ये भी सही है। 46 में क्या? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, ये भी सही है। पोषण स्तर, जीवन स्तर को ऊपर उठाना, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना, देवी 47 में नहीं, 48 में नहीं, कितना में है ये? 47। 47। इसी के आधार पर क्या बंद किया गया? मद इसी के निषेध। आधार पर क्या बंद किया गया? शराब को 47 शराब आर्टिकल्स के मद आधार निषेध। बना के, ठीक है, इसको बंद किया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। समझ रहे हैं ना?
चलिए, तो ये गलत है, बाकी सारे के सारे सही है। 44 में यूसीसी है, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। 39A में समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता है। 46 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है। 48 में क्या है, तो 48 में क्या दिया गया, दुधारू पशुओं का संरक्षण, पशुपालन के बारे में बताया गया 48 में। ठीक है, समझ गए। आप चलेंगे निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है। संविधान में राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग इसीलिए किया गया क्योंकि भारतीय राज्यों के पीछे हटने का कोई अधिकार नहीं है। पहला स्टेटमेंट ध्यान से रखिए, देखिएगा। ठीक है, 48 का ए में क्या है, एक आर्टिकल छूट गया था। 48 के ए में क्या, 48 में आपने तो बताया सर, 48 में मतलब कृषि पर्यावरण पशुपालन का संरक्षण संगठन। है। 48 के में क्या है, पर्यावरण की ए में संरक्षण। प्रोटेक्ट पर्यावरण। करना 49 में क्या है, 49 में मॉन्यूमेंट्स वगैरह को। स्मारक का संरक्षण है। बिल्कुल ठीक है। 50 में क्या है, 50 में 50-50 यानी कि यूनिफिकेशन। कार्यपालिका न्यायपालिका अलग अलग। है, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, हाँ। बहुत अच्छे। चलिए, 83 का नंबर में क्या था, तो 83 हो गया था। अब हमको क्या चलना है, 84 चलना है। ठीक है, 84 क्वेश्चन क्या कहता है, देखेंगे जरा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, संविधान में राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग इसीलिए किया गया क्योंकि भारतीय राज्यों को पीछे हटने का कोई अधिकार नहीं है, सही है ये। इसके धारा आयोग ने भाषाई आधार के बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को प्राथमिकता दी, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद के पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पताबी सीतारमैया के नेतृत्व में कांग्रेस कमेटी राज्यों का पुनर्गठन के लिए भाषाई आधार का समर्थन नहीं करती थी। ये सारे के सारे स्टेटमेंट है ऑल स्टेटमेंट आधार पर। ठीक है, इन्होंने मतलब इसके धारा आयोग ने भाषाई आधार पर के बजाय प्राकृतिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन को प्राथमिकता दी, नो देर, ये बिल्कुल सही है। बाद में जेबीपी कमेटी बनी, जेबीपी कमेटी में कौन कौन था, जवाहरलाल नेहरू, पी से पताबी सीतारमैया, ठीक है, भी से वल्लभ भाई पटेल, जेबीपी कमेटी। ठीक है, इन्होंने भी कांग्रेस की कमेटी के राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषाई आधार पर समर्थन नहीं करते थे, लेकिन बाद में श्री रामा लुलू जी जो स्ट्राइक पे बैठ गए तो उसके बाद में इन्होंने कहा चलो ठीक है, सांस्कृतिक और सामरिक महत्व को देखते हुए इसके आधार पर भी किया जा सकता है। ठीक है, 1, 2, 3 स्टेटमेंट जो है सही है, कोई भी गलत नहीं है। उन विदेशी क्षेत्रों का क्या होता है जो अधिग्रहण करके भारत का हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है, या तो भारतीय संघ में शामिल किया जाएगा, अनुच्छेद 5 के अंतर्गत नए राज्यों का गठन होगा, अनुच्छेद 3A और 3B के तहत मौजूदा राज्य में विलय होगा या फिर केंद्र शासित प्रदेश का गठन होगा। ठीक है, मतलब उन विदेशी क्षेत्रों का क्या होता है जो अधिग्रहण करके भारत में हिस्सा बन जाए। जैसे मान लो सिक्किम को हमने मिलाया तो सिक्किम के साथ क्या होगा, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, या तो भारतीय संघ में शामिल किया जाएगा, अनुच्छेद 5 के अंतर्गत नए राज्यों का गठन होगा। ठीक है, अनुच्छेद 5 में तो नए राज्यों के गठन के बाद तो दिया ही नहीं, 5 से 11 तक क्या नागरिकता का प्रावधान है, तो सीधा सीधा गलत होता है। ठीक है, अनुच्छेद 3, ठीक है, ध्यान रखें, अनुच्छेद 3 या 3B के तहत मतलब मौजूदा राज्य में विलय होगा, नहीं, ये मौजूदा राज्य में विलय नहीं करेंगे, अनुच्छेद 5 का प्रयोग नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा, या तो उसको क्या करेंगे भारतीय संघ में शामिल करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे भारतीय संघ में शामिल कर लेंगे, या फिर उसको केंद्र शासित प्रदेश बना देंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, दोनों का दोनों है। ठीक है, भारतीय या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, ये सारे कंडीशन नहीं लागू होते। ठीक है, समझ गए, भारतीय संघ में शामिल करेंगे, पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे, या फिर उसको केंद्र शासित प्रदेश बना देंगे। ठीक है, समझ गए। जैसे गोवा भारतीय संघ में शामिल हुआ, गोवा पे पुर्तगालियों का कब्जा था, तो गोवा को हमने पहले में क्या बना कर रखा, 1962 में गोवा हमारे राज्यों में शामिल हुआ, भारतीय संघ का हिस्सा बना। गोवा शुरू में क्या था, केंद्र शासित प्रदेश। 1987 में जाके गोवा को मतलब क्या दिया गया, राज्य का दर्जा दिया गया ना जी। 56वां संविधान तो दो ही कंडीशन होंगे। ठीक है, एक प्रश्न और भी पड़ता है, क्या जिस विदेशी राज्यों को भारतीय संघ में मिलाएंगे तो क्या वहां के नागरिक स्वतः ही भारत के नागरिक बन जाएंगे, नहीं बनेंगे। ध्यान रखें, वहां का सारा नागरिक भारत के नागरिक नहीं बन सकते, इसके लिए संशोधन करना पड़ेगा। भारत सरकार सारे नागरिक को दर्जा दे सकती है, या फिर कुछ नागरिकों को दर्जा दे सकती है, या फिर सारे नागरिकों में से कुछ नागरिकों को नागरिकता नहीं प्रदान कर सकती है। ठीक है, तीनों ही चीज मतलब यहाँ पे क्या होगा, तीनों ही चीज मतलब यहाँ पे लागू होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, भारतीय संघ के राज्यों को पुनर्गठित किया जा सकता है या उनकी सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है संबंधित राज्य की सहमति से केंद्र सरकार की कार्यकारी आदेश नहीं। अगर किसी भी प्रकार का राज्यों के सीमा में परिवर्तन करेंगे, नाम में परिवर्तन करेंगे, किसी राज्य को शामिल करेंगे, उस राज्य से किसी भी तरह का राज्य किसी भी प्रकार के संसद को मतलब क्या है वो पूछने की आवश्यकता नहीं है।
कानून की सामान्य प्रक्रिया में केंद्रीय संसद साधारण बहुमत से, ठीक है, संसद के 2/3 के बहुमत से नहीं, कुछ नहीं, साधारण बहुमत से सीधे सारी प्रक्रिया को कर सकते हैं, राज्य से संबंधित प्रक्रिया को, किससे, तो सीधा सीधा किससे, साधारण बहुमत से, ठीक है, ध्यान में रखना है। लेकिन इस प्रकार की कोई भी बहुमत अगर प्रस्तुत होगी तो सबसे पहले राष्ट्रपति से इसका परमिशन लेना पड़ेगा, याद रहेगा, समझ रहे हैं ना, बिना राष्ट्रपति के पहले अनुमति के बिना, ठीक है, इस प्रकार की कोई भी मतलब संशोधन को, ठीक है, संसद में प्रस्तुत ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना, उनके नाम में परिवर्तन करना, इसके लिए कोई भी 2/3 या फिर स्पेशल मेजोरिटी नहीं लगता, साधारण बहुमत, ठीक है। दूसरी बात, अगर पश्चिम बंगाल की सीमा को छोटा करना है, बड़ा करना है, फिर उसके नाम में परिवर्तन करना है, तो ध्यान में रखिएगा पश्चिम बंगाल से इसके लिए परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, संसद इसके लिए स्वतंत्र है, ठीक है। छोटे राज्यों के निर्माण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा तर्क है, छोटे राज्यों के निर्माण के विरुद्ध, मतलब छोटे छोटे राज्य बनना चाहते, एक राज्य को छोटा छोटा करके, उसके 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 विपक्ष में तर्क की बात कर रही है, ठीक है। तब प्रशासनिक खर्चों की वृद्धि होगी, अंतर्राज्यीय संघर्षों में वृद्धि होगी, अधिक विकास के लिए राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा होगा, अप्रभावी राजकोषीय प्रबंधन। बताना कौन सा सही उत्तर है जो कि छोटे राज्यों के निर्माण के विरुद्ध, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सही है, बताइए क्या सही लग रहा है आपको। फर्स्ट और तो प्रशासनिक खर्चा में वृद्धि बिल्कुल सही है, अंतर्राज्यीय संघर्षों की वृद्धि, ठीक है। अब इस ऑप्शन को मैं जस्टिफाई करता हूं, ठीक है। मान लीजिए बिहार से अलग हुआ झारखंड हुआ 2000 में, ठीक है, बिहार झारखंड के साथ में रहने पे एक हाई कोर्ट से काम चल जा रहा था, एक सचिवालय से काम चल जा रहा था, जितना भी सरकारी ऑफिस था सब एक से काम चला। लेकिन झारखंड जब अलग होगा, आप इसको हाई कोर्ट चाहिए, अपना सचिवालय चाहिए, सारा सरकारी भवन सब कुछ अलग अलग चाहिए, तो खर्चा बढ़ेगा। अंतर्राज्यीय संघर्षों में वृद्धि होगी, पहले सारे के सारे बिहारी कहलाते थे, अब अपने आप को झारखंडी कहेंगे, बिहारी कहेंगे, दोनों राज्यों के बीच जो कि पहले एक हुआ था, अब उनमें आपसी विवाद होगा कि नहीं होगा। तो ये दोनों चीज होता है, अंतर्राज्यीय संघर्ष में वृद्धि होता है, प्रशासनिक खर्चों में भी मतलब क्या होती है, वृद्धि आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इसके सुविधा के संदर्भ में भी कुछ बातें कही जाती है, तो छोटे राज्यों के निर्माण से मतलब क्या फायदा क्या हो सकता है, तो उस पर भी अगर प्रश्न होगा तो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। कितना नंबर होगा आप है? इधर है क्या, 87 के बाद कितना नंबर, 88। चलिए 88 प्रश्न देखिए, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को नए राज्यों के गठन संबंध में कौन सी शक्ति प्राप्त है, यह किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है, या किसी भी नए राज्य का क्षेत्रफल कम कर सकती है, किसी भी राज्य का नाम बदल सकता है, बताइए क्या होगा। तीनों सही है। 1 2 3 अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद के नए राज्य के गठन के संबंध में कौन सी शक्ति प्राप्त है, ये किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये किसी भी नए राज्यों का क्षेत्रफल कम कर सकता है, या किसी भी राज्य का नाम बदल सकता है, ठीक है, ठीक है, इसका आंसर तो डी होगा, ठीक है, 188 का डी होगा। नहीं सर, 1 और 3 लेकिन होगा, एक क्योंकि मिनट, दूसरा 1 और 3 होगा सर, क्षेत्रफल कम एक और नहीं लगा तीन है में तो कम क्षेत्रफल नहीं कम कर दिया सकता हुआ है। अच्छा नहीं कर सकता, अच्छा हमको लगा कर सकता है, ठीक है, वही तो मैं देख रहा हूँ, ठीक है। मतलब संसद के पास किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाने का अधिकार है, कम करने का भी अधिकार है, ठीक है, नाम बदलने का भी अधिकार है, इसमें नहीं लगा दिया ना, ठीक ठीक ठीक, 1 का 3 होगा, ठीक है, मतलब संसद कर सकती है, इसमें नहीं लगा, मैं वही नहीं देख रहा था, ठीक है, मतलब संसद के पास पावर है ये करने का, ठीक है। भारत से लगातार कितने वर्षों तक आप बाहर रहेंगे तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ठीक है, कितने वर्ष तक रहेंगे बाहर, 7 साल। 7 वर्षों तक, 7 ठीक है, ध्यान वर्ष। में रखेंगे, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किए गए, बताएंगे जरा, बताने की आवश्यकता नहीं है। 90 नंबर 91 में आता है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है, कौन सा मौलिक अधिकार में, संपत्ति का अधिकार, देवी स्वजन शामिल नहीं है मौलिक अधिकार, ठीक है। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, कानूनी अधिकार है, कानूनी ठीक है। अधिकार संविधान के किस आर्टिकल में संपत्ति के अधिकार को शामिल कर दिया गया है, 300 के भाग 12। ध्यान में रखेंगे, बहुत सुंदर, वेरी गुड, ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को परिभाषित किया, किसमें राज्य शब्द का डिफिनेशन मिलेगा, भाग 3 में क्या फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल राइट में 12 में, ठीक है। अगर पूछेंगे राज्य शब्द का डिफिनेशन भाग 1 में है, ठीक है, भाग 1 के अनुच्छेद 1 में, ठीक है, भाग 3 का अनुच्छेद 12 में, ठीक है, भाग 4 के अनुच्छेद कितना में, क्या
DPSP क्या क्या राज्य शब्द का 36 में? अनुच्छेद 36। ठीक है, वेरी गुड, बहुत सुंदर। चलिए, किस संवैधानिक संशोधन नियम द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार बता दिया था? बता ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को बताने में। 44 अमेंडमेंट कब हुआ था? कब हुआ था? 1978। 1978 में। किसकी सरकार थी? राजी हमारी देसाई। आपकी अभी मोरारजी देसाई की सरकार थी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, किस संवैधानिक संशोधन नियम के द्वारा सहकारी समितियों को 19वें में शामिल किया गया? बता ही देंगे। 47 कब हुआ? सॉरी, मैं 47 को 97 क्यों बोल रहा हूँ? 2011। कब हुआ था ये? 2011। कब हुआ था? बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कब हुआ था? 2011 में हुआ था। कब हुआ था? 2011 में हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखें, कब हुआ था? 2011 में हुआ था। बहुत सुंदर, वेरी गुड। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में संविधान की आत्मा का है? किसने बोला भाई साहब संविधान का आत्मा? अम्बेडकर जी ने बताया से संविधान का आत्मा है। ठीक है, बहुत सुंदर। सरदार सुरन सिंह समिति ने कितने मौलिक अधिकारों की अनुशंसा की थी? क्या बात है, बहुत चालाक हो गए आप लोग, फटाफट आंसर आ रहा है, अच्छा लगा हमें। 8। लेकिन संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए? 8 के बदले 11 भी है। 10 दिए गए। ठीक है, 10 दिए गए, बाद में फिर से एक को शामिल कर दिया गया। ठीक है, लेकिन स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक अधिकारों की अनुशंसा की थी? क्या बताएंगे? ठीक है, 8 की थी। बहुत सुंदर। हाँ, मौलिक कर्तव्य ना सर। मौलिक कर्तव्य, बिल्कुल। मैं क्या बोल रहा हूँ, मौलिक अधिकार बोल दिए क्या? हाँ सर। मौलिक अधिकार को संविधान का मूल हिस्सा था। चलिए, किस संवैधानिक संशोधन के नियम के द्वारा ये मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को पढ़ाई लिखाई नहीं करवाना है? ठीक है, बताइए। 2002। 2002। ये कर्तव्य किसका होगा? 46वां अभिभावक का कर्तव्य होगा, गार्जियन का, जो घर के माता पिता होंगे वो, फिर माता पिता नहीं तो अभिभावक या फिर गार्जियन। ठीक है, कब हुआ था? 2002 में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रिट अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा नाधिकारों के विरुद्ध कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए किया जाता है? बताइए कौन सा होगा? परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, क्या बोलेंगे? बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है, कि क्या होगा? तो इसको प्रतिषेध होगा। क्या होगा? प्रतिषेध। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से किस रिट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों को अर्ध न्यायिक निकायों में लंबित मामलों को, ठीक है, समीक्षा करता? बोलता मेरे पास भेज दो। क्या बोलेंगे उसको? उत्प्रेषण। क्या बोलेंगे उसको? उत्प्रेषण बोलेंगे। वेरी गुड, बहुत सुंदर। ठीक है, चलिए, जब मार्शल लॉ लागू हो तो निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद मार्शल लॉ के तहत किए गए कार्यों को वैध घोषित कर सकती है? बताइए कौन सा? ये बहुत सुंदर प्रश्न है। 32। बिल्कुल, 34 नहीं, 34। ठीक है, जब मार्शल लॉ लागू हो, खुशबू माइक बंद कीजिए आप। ठीक है, जब मार्शल लॉ लागू हो तो निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद मार्शल लॉ के तहत किए गए कार्यों को वैध घोषित कर सकती है? तो अनुच्छेद 34। ठीक है, ध्यान रखिए, कौन सा अनुच्छेद है? तो 34। ठीक है, और मार्शल लॉ की बात करेंगे जब किसी एक हिस्सा में लगा रहता है, तो वैसे कंडीशन जब वहां पे जो कार्य होता है तो संसद उसको, ठीक है, संसद उसको वैध घोषित करती है। इसके लिए संविधान का अनुच्छेद 34 है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निवारक निरोध पद्धति के संबंध में प्रावधान करता है? ठीक है, कौन सा? ठीक है, निवारक निरोध पद्धति, बताइए। 22। बिल्कुल ठीक है, आर्टिकल 22 नहीं, 20 में क्या है? 20 में है क्या? 22 गिरफ्तारी के संबंध में बंदी पर हाँ, प्रत्यारोप। बिल्कुल, संरक्षण है। 22 में क्या है? भारतीय संविधान के हिरासत की विधि के संबंध में प्रावधान कर। हिरासत में क्यों लेंगे? क्योंकि आपको क्राइम करने से रोकना है। क्या करना है? क्राइम करने से रोकना है। ठीक है, क्राइम करने पे तो सजा का प्रावधान है, लेकिन सरकार जो है क्राइम करने से आपको रोकने के लिए भी हिरासत में ले सकती है। ठीक है, कभी कभी देखिए कहीं पर कोई घटना उठना हो जाता है तो बड़े बड़े नेता जाते हैं तो रास्ता में पुलिस उनको हिरासत में ले लेती है। ठीक है, क्यों ले लेती है? क्योंकि उनके जाने से वहां पे लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है, माहौल बिगड़ सकता है, इसलिए उनको इस संभावना के आधार पर उनको हिरासत में रख सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को 90 दिन तक भाई साहब हिरासत में आप रख सकते हो, 90 दिन तक। ठीक है, लेकिन 90 दिन से जब ज्यादा रखना पड़ेगा तो एक कमेटी को बैठानी पड़ेगी, कमेटी अनुशंसा करेगी तब रखना पड़ेगा। ठीक है, कमेटी। ठीक है, लेकिन 90 दिन तक बिना किसी परमिशन के उनको हिरासत में, एक कारण बताना पड़ता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति को हिरासत में लेंगे तो हमको मनचाहा वकील वगैरह ये सब रखने का अधिकार नहीं होता, उसका भी कुछ प्रोसेस होता है, मैं बता दूंगा। संविधान के अनुच्छेद 21A के अनुसार किस वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मूल अधिकार दिया गया है? कितने से कितने वर्ष के बच्चे? 6 से 14 वर्ष के बच्चे के बिल्कुल, 6 से 14, ध्यान में संशोधन रखेंगे, 6 से 14 वर्ष के बच्चे। ठीक है, ध्यान में रखें, 21 में शामिल किया गया है।
ठीक है, कब हुआ था? आत्मा को 2002 रहती में हुआ था। बिल्कुल। है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों का संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है? बता ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। 29। 29 और 30, बहुत सुंदर, वेरी गुड। चलिए, भारतीय धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार राज्य द्वारा निम्नलिखित में किस आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता? बताइए। सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पे, नैतिकता के आधार पे, स्वास्थ्य के आधार पे, धर्म धर्म समुदाय के आधार पे। तो क्या होगा? धर्म सुधार के आधार पे किसी भी व्यक्ति को इससे नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस मामले में प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर बोलेंगे भाई साहब हमारे पास इतना सिक्योरिटी नहीं है, हो सकता है किसी तरह का माहौल खराब हो जाए, इसलिए हम आपको अनुमति नहीं दे सकते, ठीक है। इसलिए दुर्गा पूजा वगैरह करने से पहले देखते हुए थाना में वो आवेदन देना पड़ता है ना, हम पूजा करने वाले हैं, ठीक है। फिर मूर्ति का जो विसर्जन कराने जाते थे देखिएगा, उसमें भी पुलिस सिक्योरिटी रहती है, नहीं उसमें मना भी किया जा सकता है। वहां पे पुलिस कह सकती है नहीं आज मत करो, आज दिक्कत है, ठीक है, कल करते हैं, ठीक है। नैतिकता के आधार पे भी हो सकता है, स्वास्थ्य के आधार पे भी हो सकता है। बोलोगे सर स्वास्थ्य के आधार पे क्या? तो कोविड-19 के समय क्या बड़ा बड़ा मेला या फिर दुर्गा पूजा हुआ था क्या? नहीं हुआ था ना। तो इस आधार पे भी राज्य प्रतिबंधित कर सकते, लेकिन धर्म समुदाय के आधार पर नहीं कर सकते। तो भाई आप मुसलमान हो तो आप सनातनी हो तो आप सिख हो तो आप इस आधार पे यहाँ पर पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा स्टेट क्या है? वी आर सेकुलर, ठीक है। हमारा स्टेट क्या है? हमारा राज्य जो है सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो इस आधार पे किसी भी चीज को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, ठीक है। सर इसका बी निम्नलिखित में से ऑप्शन एक बार एलाबोरेट करना। बी ऑप्शन नैतिकता में क्या पॉइंट्स आएंगे वो मैं नैतिकता नेक्स्ट। के आधार पे मतलब इसमें क्या पॉइंट आएंगे? नैतिकता के आधार पे एथिकल कैसे मतलब क्या बताऊं? हो सकता है? एथिकल हो गया नैतिकता ना एक मतलब तरह से। मोरालिटी। मॉरलिटी, नैतिकता के आधार एथिक्स। का तो कोई मतलब वो आर्टिकल्स तो नहीं है, लेकिन अच्छा इसका अच्छा। राज्य। ठीक। कैसे बताऊं इसका? नैतिकता के आधार पे कैसे हाँ करेंगे? सोचिए आप लोग भी, ठीक है। सर, दो जैसे तीन इनका पॉइंट मुझे। मुहर्रम होता है काफी वो वैसा हो जाता है ना, जैसे ये बहुत ज्यादा ब्लड वगैरह का मुहर्रम होता है मोहम्मडन्स का, वो तो नहीं हो हम्म जाएगा? और उस और पे भी तो दूसरे पे नहीं तो पाया। हमारा राज्य तो प्रतिबंध लगा सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी भी धार्मिक संस्था वगैरह है, अगर वो पशु बलि अगर कर रहा है तो इसके लिए तो हमारा आर्टिकल्स ऑलरेडी है ही। पशु बलि के लिए तो कितना 48 तो हमारा है ही। इसी के खिलाफ वो लोग लगा सकते नैतिकल हो, भाई साहब आप नहीं दे सकते हो, ठीक है। पॉइंट। जी जी ठीक। नैतिकता के आधार पे कैसे लगाएगी रोक? पॉइंट कुछ बन नहीं रहा है, ठीक है। स्वास्थ्य के आधार पे, सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पे ये तो लगाते हैं। नैतिकता के आधार पे हाँ ऐसे कह सकते हैं। जैसे कि से मान लीजिए, समाज में प्रॉब्लम हो हम्म, वो नैतिकता। अब मान लीजिए जैसे कोई हॉस्पिटल वगैरह है, ठीक है, कोई हॉस्पिटल है, सपोज दैट समझ लीजिए कोई हॉस्पिटल है, ठीक है, या फिर वृद्धा आश्रम है, ठीक है। वहां पे बहुत बड़ा कोई धार्मिक उत्सव होना है, ऐसे कंडीशन में, ठीक है, राज्य रोक लगा सकता है, सब यहाँ पे नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये भी एक हो सकता है, हालांकि वो भी तो मतलब हो सकता है सार्वजनिक व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए। अलार्म अभी बज रहा है, बताइए। चलिए देखेंगे इसको, आप लोग भी सोचिएगा, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19A के अंतर्गत शामिल नहीं है? प्रेस की स्वतंत्रता, हड़ताल और बंद का अधिकार। भाई साहब हड़ताल और बंद करने का अधिकार नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं ना? कूट दिए जाएंगे अगर हड़ताल करेंगे तो। इसलिए देखिए कभी कभी हड़ताल और बंद बुलाता है तो पुलिस ही वाले नहीं पीछे से आके कूटना शुरू कर देती है, ठीक है, करने का ध्यान में अधिकार। रखेंगे। हड़ताल और बंद करने का अधिकार नहीं है, ठीक है, समझ लीजिएगा, हड़ताल और बंद करने का अधिकार नहीं है। चलिए, सर जब ये अधिकार नहीं तो लोग सब जो हड़ताल लगाते थे या फिर गांधी जी लोग वो कैसे लगाते थे? सर गांधी जी आजाद भारत में लगाते थे क्या? वॉलंटरी। नहीं मतलब अब ये बहुत पहले था, उस समय भी तो पुलिस से तो पिटाते ही थे ना। अगर आपको हड़ताल करने का अधिकार होगा तो पुलिस आपको क्यों पीटेगा? आप ताला बंद नहीं कर सकते किसी फैक्ट्री में। आपको हड़ताल करने का, आप जाइए तो जाके डीएम ऑफिस में जाके ताला मार दीजिए, तो मार के मतलब ठीक कर देगा वहां पे सचिवालय की पुलिस, ठीक है। बोलेगा हम हड़ताल कर रहे हैं। नहीं, आप प्रदर्शन कर सकते हैं, धरना कर सकते हैं, हड़ताल और बंद नहीं कर सकते, ठीक है। आपको धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, हड़ताल और बंद करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। अभी धरना प्रदर्शन करने के लिए ये नहीं होगा कि हम जाके पटना के मतलब कोई बीच चौराहा पे जाके रोड जाम करके धरना प्रदर्शन करेंगे, ठीक है, उसमें भी आप उठाएंगे, ठीक है, वो भी नहीं कर सकते हैं। धरना प्रदर्शन करने के लिए जगह बनाओ, गांधी मैदान में जाके करो। आप ये नहीं कह सकते गवर्नर हाउस के सामने, राष्ट्रपति भवन के सामने जाके धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि वहां पे आम जीवन प्रभावित होगा। एक फंडामेंटल राइट को पूरा करने के लिए, एक मौलिक अधिकार को पूरा करने के लिए दूसरे मौलिक अधिकार का आप हनन कर रहे हैं। लोगों का मतलब आना जाना प्रभावित हो रहा है, लोगों का आम जीवन प्रभावित हो रहा है,
उसका डिग्निटी को प्रभावित हो रहा है, तो एक के लिए दूसरा को तो वो नहीं होगा ना, उसके लिए जगह बनाया हुआ है, ठीक है। अब दिल्ली में तो जंतर मंतर पे जाके धरना प्रदर्शन कीजिए, अब पटना में है तो गांधी मैदान में जाके धरना प्रदर्शन कीजिए, ना कि रोड को जाम करेंगे, ठीक है, लोगों को आना जाना प्रभावित करेंगे, वो गलत है। वैसे कंडीशन में सरकार एक्शन लेगी और पीटे जाएंगे, वो आपका मौलिक अधिकार का हनन नहीं माना जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्योंकि सार्वजनिक व्यवस्था को मेंटेन करने के आधार पर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है, ठीक है। वैसे कंडीशन में देखिएगा पुलिस लाठी चार्ज करती है, लेकिन पुलिस के खिलाफ आप केस करते हैं क्या? नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप वहां पे तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो हम सार्वजनिक व्यवस्था मेंटेन करना स्टेट का कर्तव्य है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना स्टेट का कर्तव्य है। वैसे कंडीशन में देखिएगा लोग भी सपोर्ट नहीं करते हैं। कभी देखिए आगजनी करने वाला, रोड जाम करने वाला लोग पिटाता है तो लोगों को समर्थन करते देखा है कि आप सबसे पहले विरोध कीजिएगा। बेवजह रोज रोज आता है, रोड जाम कर देता है, कॉलेज जाने में लेट हो गया, परीक्षा किसी का छूट जाता है, कोई एम्बुलेंस जो रहता फंसा हुआ वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता है। ये लोगों का फंडामेंटल राइट का उल्लंघन भी तो है। आप किसी को हॉस्पिटल नहीं जा रहे हो, उसको राइट टू क्या बोलते हैं, उसका राइट टू हेल्थ का मतलब वो समाप्त हो रहा है, राइट टू एजुकेशन समाप्त हो रहा है, किसी को स्कूल नहीं जाने दे रहे हो। तो वैसे कंडीशन में एक फंडामेंटल राइट के लिए दो तीन का हनन हो रहा है, तो फिर स्टेट तो कूटेगी। और स्टेट से बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं होता, राज्य से बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं है, ठीक है। जिसको चाहे कि उसको राज्य कूट देती है, राज्य से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत शक्तिशाली होती है राज्य। ये तो शुक्र मनाइए आपके पास कुछ मौलिक अधिकार है जिस वजह से बचे हुए हैं, समझ रहे हैं। नहीं तो यहाँ पे राज्य का भी हम लोग निंदा कर रहे हैं, टेलीग्राम बंद करवा देती। समझ रहे हैं ना, राज्य बहुत शक्तिशाली होता है। राज्य का मतलब ये नहीं से मतलब मैं किसी सरकार की बात कर रहा हूँ फिर राज्य से, राज्य का मतलब राज्य में बहुत ज्यादा अंग होता है, ठीक है। राज्य के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी एजेंसी आ जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट की सारी एजेंसी आ जाएगी, एक हॉस्पिटल आ जाएगा, एक मतलब क्या बोलते हैं एक LIC का ऑफिस आ सकता है, ठीक है, कोई भी कार्यालय वगैरह होता है, स्थानीय सबके सब प्रशासन। राज्य में डिफिनेशन होता है, ठीक है। जो कि आर्टिकल 36 ये सब डिफाइन करता है। आर्टिकल 12 के अंतर्गत कौन कौन राज्यों के कहाँ पर मौलिक अधिकार पालन किया जाएगा। आर्टिकल 36 भी मतलब राज्यों को मतलब डिफाइन करता है, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि किसी आरोपी व्यक्ति को अपने विरुद्ध, ठीक है, साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है? 20 के 3। 20 का 3 क्या हो जाएगा? 20 का 3, ठीक है, ध्यान रखिए क्या हो जाएगा? 20 का 3, ठीक है। चलिए, प्राकृतिकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने वाला नागरिक बिना योग्यता के किसी देश से संबंधित हो सकता है। ध्यान में रखेंगे किसी अन्य देश की नागरिकता रख सकता है। आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 1 वर्ष तक या तो भारत में रहना चाहिए, भारत सरकार में कार्य करना चाहिए, उसको बोलते हैं प्राकृतिकरण के आधार पर, ठीक है, सही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए 108 नंबर देखेंगे। 108 नंबर प्रश्न क्या है? भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के संबंध में विस्तृत प्रावधान नागरिकता अधिनियम में निहित है, जिसे पारित किया गया था। कब किया गया था? 1955। बिल्कुल 1955 में भारतीय संसद के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के संबंध में विस्तृत प्रावधान, ठीक है, नागरिकता अधिनियम में निहित है, जिसे पारित किया गया था 1955 में भारतीय संसद के द्वारा, ठीक है, ध्यान में रखना है। आगे क्या है? चलिए 1955 में नागरिकता अधिनियम आया था, उसमें समय समय पे उसमें संशोधन भी किया गया है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार है जो बिना किसी प्रतिबंध के पूर्ण अधिकार है, ठीक है, इसमें किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये अनुच्छेद 14 में किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं है, अनुच्छेद 24 में किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं है, ठीक है। शोषण का मतलब शोषण होता है, ठीक है, कोई भी अगर शोषण का मतलब शोषण, इसमें किसी भी तरह का लेकिन परंतु नहीं है, ठीक है, दोनों आर्टिकल्स को ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 17 के तरह किसी को अनटचेबिलिटी की बात करते हैं, इसमें किसी भी तरह का लेकिन परंतु नहीं है, सबके लिए कह सकते हैं। ये दोनों आर्टिकल जो है ना 17 और मतलब 17 और 24 की बात करेंगे तो निरपेक्ष है। क्या है ये? निरपेक्ष है। किसी भी मामले में मतलब क्या है, यह तो स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, बच्चों के लिए, वृद्ध के लिए, सभी के लिए बराबर है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। किसी भी तरह का इसमें वो नहीं। जबकि बात करेंगे 14 में क्या समानता का अधिकार की बात करते हो आप, समानता का अधिकार पे स्त्री के पुरुष में भेदभाव हो जाता है, नहीं हो जाता है? होता है कि नहीं है? महिलाओं को विशेष अधिकार देने की बात करते हैं आप, आरक्षण की बात करते हैं, तो 14 के साथ तो भेदभाव है। अवसर की समानता भी, उपाधियों का उन्मूलन की बात करते हो, लेकिन फिर आपका भारत रत्न दे रहे हो, ठीक है। ऊपर से अनुच्छेद 17 और 24 में किसी भी तरह का लेकिन परंतु नहीं है, दोनों के दोनों आर्टिकल्स का निरपेक्ष है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। समझिए, यह है तो सबको है, इसमें कोई किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? 2 और 5। चलिए आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? मौलिक कर्तव्य संविधान का 33वां संविधान सबसे सही है कि गलत है? गलत है, गलत। गलत है 44वां।
होगा, ठीक है, ध्यान 44वां कि 42वां 42वां में संशोधन कर सकते हैं। मिनर्वा मिल्स केस में कहा गया था बुनियादी सुविधाओं का सिद्धांत किसवान और भारतीय मामला सही है। मानव तस्कर के निषेध अनुच्छेद 23 में, ठीक है, बताइए क्या सही होंगे देवियों सज्जनों? 2 3 4 ऑब्वियस। बिल्कुल 2 3 4 सही होगा। पहला वाला क्या है, बहुत ही ज्यादा गलत है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं। मिनर्वा मिल्स का मामला कब आया था? कब आया था मिनर्वा मिल्स का मामला? 1960 1980 में। बहुत सुंदर। बुनियादी सुविधाओं का सिद्धांत, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, ठीक है, केशवानंद भारती मामला में दिया गया था। मानव तस्करी का निषेध की बात 23 में करते हैं। बलात्कार श्रम की बात करें 24 में करते हैं ना, ठीक है, ध्यान में 23 24 याद रखेगा। ये क्या है उसको, क्या बोलते हैं उसको, शोषण से संबंधित है, ठीक है। चलिए आप, हाँ एब्सोल्यूट भी है, बिल्कुल 17 की बात करेंगे, 24 की बात करें, एब्सोल्यूट भी है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा विषय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के समान क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? बताइए क्या आएगा? मौलिक अधिकार का संरक्षण। आपसे विवाद। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखें क्या आएंगे यहाँ पे, ध्यान में रखेंगे मौलिक अधिकारों का संरक्षण, ठीक है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण की बात करेंगे, ठीक है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, 32 और 226, 226 में हाई कोर्ट और 32 में बात करें सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। जो मैं करवा रहा हूँ ना अभी, ये सेट जो है, ये सेट नंबर 4 है, इम्तिहान आईएएस का है, ठीक है, बीपीएससी के लिए होता है, ठीक है। बीपीएससी के लिए हमने बीपीएससी के एग्जाम तक कम से कम 150 सेट का लक्ष्य रखा है, जिसका प्रॉपर सोल्यूशन करवाना है। पहले बनाने के लिए दे देता हूँ, फिर दूसरे दिन इसका सोल्यूशन करवाता हूँ, ठीक है। ये आपका पेड ग्रुप का है, पेड ग्रुप में ऑलरेडी चल रहा है, ऐसे ऐसे 5 से 6 सेट हो चुके हैं, ठीक है। और बाकी सेट संडे के संडे मैं केवल मेन ग्रुप में चलवाता हूँ, ठीक है, केवल संडे के संडे यहाँ पे होता है, ताकि आप लोग भी देखें, आपको सही लगे तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। फिलहाल जो 2-3 मैंने फ्री का सेट मतलब जो है एज ए मॉडल के तौर पे ग्रुप के में डाल दिया है। ग्रुप में जो लिंक है उसको ज्वाइन करके, या फिर पिन किया हुआ एक लिंक मिलेगा, चैनल में ज्वाइन करके आप वहां से इसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। बना लेंगे तो फिर बोलिएगा, मैं आपको आंसर शीट भी दे दूंगा। सर 1 2 3 हो चुका है। हाँ हो चुका है 1 2 3। लेकिन वो कहाँ मिलेगी वो पेड ग्रुप में? कहाँ मिलेगी, जाके ढूंढिए, पीछे भी रिकॉर्डिंग होगा, उसमें मिल जाएगी आपको 1 2 3, ठीक है। ये सेट नंबर 4 है, 5 और 6 भी आज पूरा करवाऊंगा, ठीक है। सेट नंबर 4 तो हो जाएगा 10-15 मिनट में। सेट नंबर 5 ज्योग्राफी का है, ठीक है। सेट नंबर 5 आई थिंक ज्योग्राफी का होगा, और सेट 6 भी आई थिंक ज्योग्राफी का है, ठीक है। 5-6 करवा देंगे, ठीक है। नहीं इम्तिहान आई 5 इसके है 5-6 कवर। पॉलिटी और 6 क्या है? 6 है ज्योग्राफी। हाँ तो 6 ज्योग्राफी का चैनल का जो लिंक दिया हुआ है ना, उसमें 5-6 दोनों सेट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ज्वाइन करके आप लोग वहां से ले लीजिए, ठीक है। 4-5-6 4 सेट, 5 सेट और 6 सेट, ठीक है, दोनों डाल दिए, ठीक है। आज 4 अभी करवा रहे, कंप्लीट हो जाएगा। 5-6 भी आज ही करवा देंगे, ठीक है, रात में भी आप लोग जुड़िएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने, उनकी रक्षा करने के लिए एक प्रावधान किया, किसमें किया गया? संविधान की प्रस्तावना में है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है, मौलिक अधिकार में, फिर मौलिक कर्तव्य कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता बनाए किसका कर प्रस्तावना में है। कहाँ पे लिखा हुआ? प्रस्तावना में लिखा हुआ है, ये आपका मौलिक कर्तव्य है ये। हाँ मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य है ये, ठीक है। देश की अखंडता, ठीक है, एकता और संप्रभुता बना के रखना क्या क्या है आपकी मौलिक कर्तव्य, क्या है ये आपकी मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। ध्यान, आपसे उम्मीद की जाती है सब कुछ ऐसा काम न करे जिससे राष्ट्र की एकता अखंडता, ठीक है, ये सब खराब हो, ठीक है। समझ रहे हैं ना? मौलिक कर्तव्य की बात के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किया गया है? 51। मौलिक कर्तव्य 51 किधर? 51 का ए, ठीक है। 51 के ए में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? मौलिक कर्तव्य रूस USSR कहेंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कौन सी समिति के अनुशंसा पे? सरदार ठीक है, स्वर्ण सिंह, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह, ठीक है। चलिए, स्वर्ण सिंह जो थे देश के रक्षा मंत्री थे, ठीक है, बहुत देश के विदेश मंत्री भी थे, बहुत सारे मंत्रालयों में इन्होंने काम किया था। चलिए, भारतीय संविधान के अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बढ़ावा देना शामिल है, कहाँ पे है ये? PSP में। ये भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। किसमें है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में आपको ये दिख जाएंगे, ठीक है। आर्टिकल्स कौन सा हो जाएगा? 51। बिल्कुल, आर्टिकल्स 51, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को वर्ष 1950 में भारत संविधान में शामिल किया गया, ठीक है। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति सिद्धांत, राज्यों की कार्यकारी शक्ति की सीमा, भारत सरकार का
व्यवसाय का संचालन कौन सा है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को वर्ष 1950 में भारतीय संविधान में शामिल किया गया, 1935 में नहीं थी। ये क्या होता है बताइए? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। चलिए, ये आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, ठीक है, ध्यान रखें। राज्य के ये क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? तो ध्यान रखें, मैं बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए। इस नीति में अभिव्यक्ति, विश्वास, ठीक है, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता, अवसर पे स्थिति में असमानता और राष्ट्र की एकता और अखंडता की भावना बढ़ावा देने जैसे सिद्धांतों को शामिल किया गया। इसी को बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल किया गया, 1935 से उठा के 1950 में भारत के संविधान में शामिल किया गया है, ठीक है। इसके पीछे कारण क्या है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के पीछे कारण क्या है? तो एक कल्याणकारी राज्य को बनाना, ठीक है, एक कल्याणकारी राज्य, ठीक है। कहाँ पे दिखेगी आपको ये कल्याणकारी राज्य? कहाँ पे दिखेगी? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ही आपको दिखेगी, ठीक है। चलिए, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? बताइए कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? बी। बिल्कुल, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकसित करना, ठीक है। सार्वजनिक चुनाव में मतदान लेना, ये मौलिक कर्तव्य है आपका? है सर। है ये मौलिक कर्तव्य? हाँ, नहीं है। नहीं है। सार्वजनिक चुनावों में मतदान करने के लिए, ठीक है, आपका मौलिक कर्तव्य नहीं, ये वो कानूनी अधिकार है। कितना बार बताओ, चुनाव में वोट करना, वोट देना कानूनी अधिकार है, मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है। चलिए, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन देश के शासन के लिए मौलिक है? देश के शासन के लिए मौलिक कौन है बताइए? मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है बताइए? डीपीएसपी, बिल्कुल। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, ध्यान में रखिएगा, शासन के लिए मतलब मौलिक है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन देश के शासन के लिए मौलिक है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। चलिए, आप चलेंगे, क्योंकि ये क्या होता है? ये विधायी और कार्यकारी प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए संवैधानिक निर्देश या फिर सिफारिश करता है, ठीक है। अब ये बहुत सुंदर प्रश्न, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। इसे 19,744 करोड़ रुपए के आरंभिक परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई। दूसरा स्टेटमेंट कहता है, मिशन के तहत भारत की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता कम से कम 5 MMT प्रति वर्ष तक पहुंचाने की संभावना। इसमें क्यों दे दिया भाई? ये पॉलिटी कहाँ से दिख रहा है ये? सर नीचे पूरा करंट का क्वेश्चन है। करंट का क्वेश्चन है? हाँ, नीचे। अच्छा, करवा दे कि छोड़ दे? करवा दे? हाँ सर, करवा दीजिए। करवा दीजिए। सेट पूरा करा दीजिए। क्या करवा दे? सेट पूरा ही कर दो, कितने क्वेश्चन कह रहे हैं इसमें? चलिए, ठीक है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बाइंड योजना मंजूरी दी, ठीक है। बाइंड योजना किसका है बताइए? प्रसार किसका भारती। है? बिल्कुल, उपायुक्त में से एक से अधिक लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक प्रसार भारती हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो भी है, ठीक है, ये दोनों है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ऑल इंडिया रेडियो और मतलब प्रसार भारती दोनों मिलकर चला रहा है कौन सा? तो बाइंड योजना, ठीक है, याद है आप लोगों को? बहुत अच्छी बात है। चलिए, राज्यों में सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक्स निगरानी और प्रवर्तन के लिए राज्य विशिष्ट दिशा निर्देश बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किस समिति का गठन किया है? बताइए तो क्या होगा? सपरे समिति। कौन सा समिति है? सपरे समिति, ठीक है। फिर से क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। राज्यों में सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन के लिए राज्य विशिष्ट दिशा निर्देश बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किस समिति का गठन किया है? तो क्या बताएंगे? सपरे समिति। कौन सी समिति है? सपरे समिति, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। कैसे हाँ, सड़क, कैसे सपरे, ये याद भी रह जाएगी। समिति कौन बिल्कुल, सी है? हाँ, कैसे सपरे हो जाएगा, कैसे सड़क से रिलेटेड है। बिल्कुल, ठीक है। चलिए, मुख्यमंत्री डायरी नंबर 1 नामक पुस्तक किसके कार्यकाल की प्रथम वर्ष की घटनाओं का है? ठीक है, डायरी नंबर 1 किनकी कार्यकाल है बता दीजिए? डायरी नंबर 1 चर्चा में रहा था ये। असम का मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा। देखेंगे, भारत के पूर्व न्यायाधीश और राज्यसभा के सदस्य रंजन गोगोई ने एक पुस्तक मुख्यमंत्री की डायरी नंबर 1 जारी की, जिसे असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा के कार्यकाल के पहले वर्ष के मतलब घटनाओं का विवरण आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, डायरी नंबर 1, ठीक है। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखिए, ये गलत होगा तो फिर डांट सुनिए। क्रिकेट का प्रश्न गलती नहीं होना चाहिए। 10 जनवरी 2023 को विराट कोहली ने घरेलू धरती पे कितने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाने वाले सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड की बराबरी कर ली? टोटल ऑल तो इनका 50 तो है ही, ठीक है, लेकिन घर पे कितना बार है इन्होंने? घर पे कितने शतक है इनके? 20 या 30। 10 जनवरी 2023 को विराट कोहली ने घरेलू धरती पर कितने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाने के सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड की बराबरी? 20। कितने? 20, ठीक है, ध्यान रखें 20, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे का प्रश्न देखिए, किस राज्य की एक फुटबॉल मैच में 12 घंटे में 4500 पेनल्टी किक लेकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? ठीक है, किस राज्य ने एक फुटबॉल मैच में 12 घंटे
4500 पेनल्टी किक लेकर, ठीक है, गिनीज वर्ल्ड बुक में अपना रिकॉर्ड दर्ज करवाया। कौन सा हो जाएगा? ये केरला का केरल था। हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल का था ये, ठीक है। ये तो अच्छा बात हुई ना, ये लोग कैसे खेला इतना पेनाल्टी किक मिला। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट सबसे पहले देखेंगे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है, रिपोर्ट के अनुसार जीवन यापन की लागत का संकट इस समय सबसे बड़ा, ठीक है, अल्पकालीन वैश्विक जोखिम बन गया है, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट सही है बताइए? ए और दो। दोनों को दोनों, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? WEF के, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। 2023 वाला रिपोर्ट जो है कितना नंबर का रिपोर्ट है? 8वां संस्करण इसका जारी किया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। चलिए अब आगे चलेंगे तो क्या है, MV गंगा विलास के बारे में बात हम लोग करते हैं। MV गंगा विलास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसे 13 जनवरी 2023 को वाराणसी से हरी झंडा दिखाकर रवाना किया गया। इसे वाराणसी में डिब्रूगढ़ तक लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है। यह बांग्लादेश से होकर नहीं गुजरेगा भाई साहब, गुजरेगा बांग्लादेश से होकर, ठीक है, ध्यान रखें। 124 गलत हो जाएगा, 124 का सी गलत है, बाकी कौन सा सही है? 1 और 2 सही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बांग्लादेश से की होकर भी गुजरना करेगा MV गंगा विलास को, ठीक है। 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। वाराणसी से कहाँ जाएगी? वाराणसी से मतलब कहाँ जाएगी? कन्याकुमारी जाएगी। ये बिहार से होकर भी गुजरेगी, बिहार से होकर भी। बिहार में फंस गया था एक जगह पे ये, ठीक है। बिहार से कहाँ कह रहे? पटना साहिब, बोध गया, ठीक है, विक्रमशिला, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सुंदरबन डेल्टा भी जाएगी, काजीरंगा होते हुए ढाका तरफ से मतलब गुजर के, मतलब कहाँ पे 50 दिनों की यात्रा में पार करेगी। 32 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, ठीक है। 25 नदी धाराओं को पार करेगी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। गंगा नदी का सबसे कम लंबाई भारत के किस राज्य में आपको देखने को मिलता है? उत्तर प्रदेश। वाह, क्या प्रश्न आपने! उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ज्यादा है। इसके लिए तो आपको पश्चिम बंगाल। गंगा नदी में बीच में ले जाके छोड़ देना चाहिए, ठीक है। सबसे कम कहाँ पे है बताइए? बंगाल में। झारखंड। बंगाल में, वाह क्या बात है। और झारखंड होगा सर। झारखंड में, ठीक है। तो झारखंड में कितना किलोमीटर है? 40 किलोमीटर ओनली, ठीक है। सबसे कम झारखंड में, सबसे ज्यादा कहाँ? तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे गंगा नदी की लंबाई। चलिए 14 जनवरी 2023 को किस पहल पर बुमियान की जैम। सफलता का जश्न मनाया गया? ठीक है, बुमियान, ठीक है, बताइए क्या नाम है? जैम। बुमियान नहीं है, उमनिया लिखा हुआ है ये, ठीक है, मतलब वोमेन से संबंधित है, फीमेल से संबंधित है क्या ये? उमनिया क्या होगा बताइए? ए है इसका। सरकारी ई मार्केट प्लेस, जिसको जेम के नाम से जानते हैं, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो भी होगा इससे संबंधित है, ध्यान में रखेंगे। चलिए जेम, जेम किससे? उमनिया, ठीक है। चलिए निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करने हैं। 16 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस का आयोजन किया गया, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन 10 जनवरी 2023 से 16 जनवरी 2023 तक किया गया। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन करता है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही? तो सारे के सारे स्टेटमेंट सही है, ठीक है। 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाते, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, समझ रहे हैं ना। कब से मनाना प्रारंभ किया गया? 2015 से मनाते हैं क्या स्टार्टअप डे? हाँ, 16 से? कब से याद है क्या किन्हीं को? कब से पहला बार मनाते हैं स्टार्टअप डे 16 जनवरी को? फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट किया? 15 या 16 कुछ होगा, अगर याद है तो बताइए। कब? 2016 से। 2016 से? पता है कि तुक्का मार रही है? सर पता है, फिर ठीक है ये, चलिए ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे ध्यान, हाँ ये भी ध्यान में रखना, 10 से लेके 16, ठीक है, 10 से लेके 16 जनवरी तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन भी होता है, ठीक है। कौन करती है? तो DPIIT करती है, ठीक है। आगे चलेंगे, 127 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है। देखिए भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास के 21वें संस्करण का नाम क्या दिया गया? बता ही देंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। पिंच ब्लैक किसका होता है? पिंच ब्लैक किसका होता है? पिंच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया के साथ। गरुड़ किसके होता है? गरुड़ किसके साथ होता है? फ्रांस के साथ। फ्रांस के साथ होता है गरुड़, ठीक है। लेकिन किसके, कौन सा होता है गरुड़? फ्रांस के साथ किसका होता है? एयरफोर्स का है। किसका है? एयरफोर्स का, ठीक है। लामितिये किसका होता है? लामितिये सेशल्स के साथ होता है, बहुत सुंदर, सेशल्स के साथ लामितिये होता है, ठीक है। मार्क प्लेटफॉर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है, ठीक है। इसे नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। इस प्लेटफॉर्म पर परिकल्पना स्टार्टअप और उद्यमियों के बीच में मेंटरशिप की सुविधा के लिए। बताइए क्या सही लग रहा है? दूसरा सही है आई थिंक। दूसरा सही है, ठीक है। पहला क्यों गलत है? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है शायद।
बिल्कुल, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स करता है मार्ग का, ठीक है। यहाँ पे किसने दिया? नीति आयोग ने दिया, गलत हो जाएगा, ठीक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा मतलब इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म की परिकल्पना स्टार्टअप और उद्यमियों के बीच में मेंटरशिप की सुविधा के लिए किया गया, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट वाज राइट एंड फर्स्ट वाज रॉन्ग बिकॉज, ठीक है, नीति आयोग की जगह पे क्या होगा? क्या होगा? वाणिज्य मंत्रालय। हाँ, ठीक है। मार्ग वाणिज्य मंत्रालय, वित्त मार्ग की मंत्रालय फुल नहीं, फॉर्म वाणिज्य और उद्योग थी। मंत्रालय। क्या? मार्ग की फुल वाणिज्य फॉर्म भी तो शायद दे रखी है मार्ग का फुल इन्होंने। फॉर्म, जी हाँ इसमें मार्ग का कर फुल फॉर्म है, इसमें तो नहीं दिया, मेरे पास जो डाटा है। हाँ, फुल फॉर्म पूछ सकता है, देख लीजिए क्या है इसका। ये मार्ग बताइएगा, है ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। बिल्कुल पीयूष गोयल है, ठीक है। ध्यान रखें, पीयूष गोयल साहब इनके मंत्री है, ठीक है। चलिए, राज्य वित्त के संदर्भ में 2022-23 के बजट का एक अध्ययन निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है, ठीक है। ये रिपोर्ट आरबीआई के द्वारा जारी की गई। ये रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में राज्यों का ऋण में जीडीपी अनुपात गिरकर 29.5% हो गया है। राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा, ठीक है, 2022-23 में 3.4% रहने का अनुपात है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो बजट का है, तो नया वाला बजट देखेंगे उससे क्लियर होगा। हालांकि फिलहाल ये सारे के सारे सही। इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान में रखना है आपको, राज्य वित्त के संदर्भ में 2022-23 के बजट का एक अध्ययन निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया? आरबीआई के द्वारा ये जारी किया गया, ठीक है। आगे देखिए, दस्तावेज डिजिटलीकरण के लिए अक्षय वर अभियान के तहत सभी आदिवासी लोगों की बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन सा हो जाएगा? जाहिर सी बात है, केरल का ही कोई जिला होगा, बताइए। बिल्कुल, वायनाड हो जाएगा, ठीक है। वायनाड जिला चर्चा में क्यों रहता है? किसके वजह से चर्चा में रहता है वायनाड? वायनाड में वो लेक है ना वहाँ पे। गांधी, कौन गांधी? राहुल गांधी। राहुल वायनाड गांधी कहाँ से सांसद है? वायनाड ठीक है, वायनाड से सांसद है, ठीक है। चलिए, शोधकर्ताओं ने किस राज्य के नदी घाटी में लैमेटा परफॉर्मेंस, ठीक है, टाइटानोसोर से संबंधित 126 जीवाश्म अंडे की खोज की? लैमेटा परफॉर्मेंस, ठीक है, टाइटानोसोर, ठीक है, डायनासोर से मिलता जुलता नाम लग रहा है, ठीक है। 226 जीवाश्म अंडे कहाँ से मिला? नर्मदा नदी में। मध्य प्रदेश से, हाँ बिल्कुल, ठीक है। जो भी मिलेगा ना उधर ही मिलेगा, नर्मदा की तरफ। मनुष्य के है, ठीक है, भारत में के क्षेत्र में बात करेंगे, मनुष्य का अस्थायी प्रजनन कहाँ से पता चलता है? नर्मदा नदी हाँ, घाटी। हाँ पंजाब बिल्कुल, में ये नर्मदा से ही पता चलता है, ठीक है। बिल्कुल, नर्मदा। तर्कस 2022-23 अभ्यास, ठीक है, एनएसजी के बीच आतंकवाद के विरोधी अभ्यास का छठा संस्करण, ठीक है, कहाँ पे हुआ? ठीक है, किसकी फोर्स के साथ होता है तर्कस? यूएसए के साथ, ठीक है। यूएसए, तर्कस जो होता है यूएसए के साथ होता है, ठीक है। पद्म पुरस्कार 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? बालकृष्ण दोषी को पद्म भूषण दिया गया, सुश्री सुधा मूर्ति को पद्म विभूषण दिया गया, इनको थोड़ी ना दिया गया था, सुधा मूर्ति जी को नहीं दिया गया था, ठीक है। पद्म ने इनको बाकी पद्म दिलीप भूषण दिया महाल गया जोशी, था। जाकिर हुसैन को दिया गया। चलिए, जाकिर हुसैन साहब क्या बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं, फिर तबला बजाते हैं? तबला। 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 चलिए, बात करेंगे एक वाला दिलीप डॉक्टर महाल है लोबिस दिलीप महाल। साहब ने, ORS ठीक है। रूह अफ़ज़ा का खोज किया वाला था, फिर डॉक्टर। ओआरएस का खोज किया ORS था, का। कि रूह अफ़ज़ा? ORS। अच्छा, रूह अफ़ज़ा नहीं होगा, ठीक है। बीके दोषी की बात करेंगे, मूर्तिकार थे या फिर मतलब वास्तुकार थे? क्या थे ये? वास्तुकार। 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 वास्तुकार थे, ठीक है। ध्यान में क्या है? वास्तुकार है, आर्किटेक्चर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। लेकिन पता है ये सारे लोग निकल चुके हैं शायद, ये तो निकल चुके हैं, ये भी निकल चुके हैं। जिंदा है क्या ये? जाकिर हुसैन। दो लोग मर बताइए, गए थे, इनके 2 लोग जिंदा इनके थे। जीवित रहते हुए नहीं दिया गया, मरने के बाद क्या ऊपर से जाके मेडल लेंगे क्या ये? ठीक है। सुश्री, सारे अवार्ड को बंद कर देना चाहिए, मरने के बाद कुछ भी नहीं, जीवन में कुछ दिया नहीं, मरने के बाद दे रहे हो, क्या बात है। सुधा मूर्ति जी की बात करेंगे, ठीक है, तो ये मतलब भूषण। इन्फोसिस की मतलब जो हेड है उनकी पत्नी है, ठीक है। ऋषि सनुक जो ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी सासू माँ है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, इनको क्या दिया गया? इनको पद्म भूषण दिया गया, ना कि इनको पद्म विभूषण दिया गया, ठीक है। बच्चों की कोई कहानी वगैरह कुछ लिखी थी, ठीक है, ये हाँ इनकी कोई सर, इनकी किताब भी बुक भी चर्चा में बहुत था। इम्पोर्टेंट है। हाँ, ठीक है, बुक हाँ, चलिए, वो वो भी नहीं आप लोग रहता देख पर। सकते हैं। चलिए, दुर्गा मूर्ति। आगे चलेंगे तो क्या प्रश्न है वो भी जरा देखिए, ठीक है। अब देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता था? क्या बताएंगे? बता ही देंगे आप लोग, एलिना बहुत आसान राविचुकी। क्वेश्चन है। सबल। आर्याना एलिना सबलिंका, ठीक है। तो राविचुकी। आप हमें ये बताएं, आर्याना नहीं नहीं, आर्याना सबलिंका, ठीक है। आर्याना सबलिंका कहाँ की है, तो क्या बताएंगे? ये कजाकिस्तान में। बहुत सुंदर, वेरी गुड, बहुत सही बताइए आपने, ठीक है। बेलारूस की है, ठीक है, खाली एग्जाम में मत मार के आइएगा, ठीक है। कहाँ का है? बेलारूस का है, ठीक है, ध्यान में रखिए। कहाँ की आर्याना सबलिंका? बेलारूस की है, ठीक है। चलिए, इन्होंने क्या जीता? ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता। अगर फीमेल की मेल की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ओपन मेल के कौन जीता है? नोवाक।
नोवाक जोकोविच जी का है, ठीक है ध्यान रखें, नोवाक जोकोविच जी का है, ठीक है ध्यान में रखेंगे। विंबलडन के छोड़ के सब में नोवाक जोकोविच ही आएंगे, ठीक है मेल में। चलिए आगे चलेंगे तो क्या है प्रश्न देखेंगे, ठीक है। चलिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय की सलाह पे, ठीक है, निजी प्रसारकों को निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित के लिए सार्वजनिक सेवा प्रसारण करने की आवश्यकता है, ठीक है, कितना देर, मिनट था। प्रतिदिन 10 मिनट, ठीक है, प्रतिदिन 30 मिनट। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की सलाह पे निजी प्रसारकों को निम्नलिखित के लिए सार्वजनिक सेवा प्रसारण करने का आवश्यकता प्रतिदिन 10 मिनट, प्रतिदिन 30 मिनट, कितना, प्रतिदिन आधे घंटे उनको ये काम करने पड़ेंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के संदर्भ में बात करें, 25 जनवरी को मनाते हैं जी। ठीक है ध्यान में रखेंगे, यह 13वां है, सही है। एक वोट एक शक्ति थीम के साथ मतलब मनाया गया, सही है ये, ठीक है 1 2 सही है। ये 13वां वाला जो 2023 को जो मनाया गया, इसमें थीम क्या था, थीम था नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर, ठीक है, नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर, ठीक है। क्या था थीम, नथिंग, क्या बोलेंगे, नथिंग लाइक वोटिंग, ठीक है, आई वोट फॉर क्या होगा, श्योर, ठीक है। 13वां नंबर का ही मनाया गया, ठीक है ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। मेथनॉल मिश्रित डीजल, मेथनॉल मिश्रित डीजल द्वारा संचालित अंतर्देशीय जलपोत का नाम क्या है, जिसका डेमो रन, ठीक है, 24 जनवरी 2023 को औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया, क्या नाम है, मेथनॉल से चलेगी, मेथनॉल मिश्रित डीजल से चलने वाली है, MD-15, बताइए क्या नाम है, MP सरदार, MP गंगाधर, MP राजगोपालचारी, SB सुभाष, SBA सॉरी गंगाधर, क्या नाम है, गंगाधर, ठीक है, शक्तिमान ही गंगाधर है, याद रखिएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे चलते, किस राज्य का मुख्य सागर रामसर स्थल एक आक्रामक जलीय पौधे की मोटी परत के नीचे लगभग गायब सा हो गया है, क्या बताएंगे, सागर, ये मध्य प्रदेश का है, ठीक है, मध्य प्रदेश में, ठीक है ध्यान में रखेंगे। तो यह मध्य प्रदेश में सागर पड़ता भी है, ठीक है, कौन सा, सांख्य सागर, क्या नाम है उनका, तो सांख्य सागर, ठीक है। एक आक्रामक जो होता है ना वहाँ पे जलीय पौधा, उसको जल कुंभी बोलते हैं, उसके नीचे गायब होते जा रहा है, ठीक है। और जल कुंभी को हटाने के लिए बेंगलुरु में क्या लॉन्च किया गया है, क्योंकि जल कुंभी सबका मोय मोय कर देगा, क्या नाम है उसका, जल दोस्त, क्या नाम है उसका, जल दोस्त, जो कि मतलब जल कुंभी वगैरह से मतलब क्या करेगा, जितने भी झील वगैरह उसको क्या करेगा, तो उसको मतलब कंट्रोल करके उसको मतलब क्या करेगा, उसको मतलब सही करके रखेगा, ठीक है, जल दोस्त, ठीक है ध्यान में रखेंगे। 139 नंबर देखिए, उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। कॉलेज घंटों वाला राज्य सबसे अधिक कर्नाटका में है, सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला राज्य राजस्थान में, सर्वाधिक महाविद्यालय वाला राज्य उत्तर प्रदेश में, कौन सा सही लग रहा है, तीनों से। सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। सबसे ज्यादा कॉलेज कहाँ, तो सबसे ज्यादा कॉलेज कहाँ पे, कर्नाटक में। सर्वाधिक विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी कहाँ पे, तो सर्वाधिक यूनिवर्सिटी राजस्थान में। सर्वाधिक कॉलेज कहाँ पे, तो सर्वाधिक कॉलेज की बात करेंगे कहाँ पे, तो आपको उत्तर प्रदेश में, ठीक है ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, हाँ बिल्कुल ठीक है। सर्वाधिक नामांकित छात्रों की मामला में अगर सबसे पहले पे उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु है, ठीक है। उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक छात्रों का नामांकन हो रखा है, चलिए। पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण प्रक्षेपण 10 जनवरी 2023 को किया गया। पृथ्वी 2 है क्या, ठीक है, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, क्या बताएंगे, शॉर्ट रेंज है, कॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल नहीं, है। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है ध्यान रखेंगे, ठीक है ध्यान रखें, क्या है, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। इसको क्या बोलते, SRBM बोलते हैं, क्या बोलते हैं, SRBM, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए चलेंगे 141 नंबर प्रश्न देखिए, समुद्र, ये तो बता ही देंगे, बताने की जरूरत ही नहीं है, मत्स्य 6000 मत्स्य 6000, ठीक है ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये मतलब क्या, अंदर में जो क्या होता है वो सबका पता लगाएगी, ठीक है, बारूदी सुरंग वगैरह सबका पता लगाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, ठीक है। जनवरी 2023 में किस राज्य को लंदन के एक निजी संग्रहालय में लाई गई 9वीं से 10वीं शताब्दी की नटराज मूर्ति सौंप दी गई। नटराज मूर्ति सौंप रहा है, तो बताइए कौन सा राज्य हो सकता है, कॉमन सेंस की बात है, हाँ तो कॉमन सेंस लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, राजस्थान है, ठीक है ध्यान रखिए, कौन सा है
राजस्थान, ठीक है। जनवरी 2023 में किस राज्य के लंदन से एक निजी संग्रहालय से लाई गई 9वीं से 10वीं शताब्दी के नटराज मूर्ति को सौंप दी गई? तो क्या होगा? राजस्थान होगा, ठीक है। ध्यान रखें क्या हो जाएगा? राजस्थान, ठीक है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किला से इसको ले गया गया था, ठीक है। चित्तौड़गढ़ किला में जाके इसको फिर से, ठीक है, ध्यान हाँ, ठीक है, यहीं पे जाके सौंप दिया गया चित्तौड़गढ़ किला में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारत के सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए 100 मिलियन रुपया, रुपया रुपया से पता चल रहा है, किसने दिया? श्रीलंका। श्रीलंका में रुपया चलता है? नहीं मालदीव। सर, भारत ने सामुदायिक विकास परियोजना के लिए 100 मिलियन रुपया की घोषणा किसे की? तो मालदीव को की है, ठीक है, ध्यान रखें, मालदीव को, ठीक है, मालदीवियन रुपया, ठीक है। चलिए, एक्सरसाइज साइक्लोन 1 किसके साथ होता है? भारत सेना के मिस्र के साथ होता है, सही है। इसका जो राजस्थान के जैसलमेर में किया गया, ये सही है क्या? सही। बिल्कुल, ठीक है, दोनों को दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। साइक्लोन पहला बार हुआ है, ठीक है, राजस्थान के जैसलमेर में। चलिए, जितने भी नए लोग हैं, चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर ले, ठीक है। ये पेड ग्रुप का डिस्कशन है और वहां पे आपको मिल जाएगा। रात में ये 4 से डिस्कशन कंप्लीट और 5 और 6 को करवाना है, तो जिनको बनाना होगा बना भी लीजिएगा। बीपीएससी के 70 बीपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मैं दूसरा डिस्कशन लेकर आऊंगा, सेट नंबर 5 और सेट नंबर 6 करवा दूंगा। चलिए, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ कुछ माइक बंद कीजिए, कुछ प्रमुख पहलवानों द्वारा कुछ प्रमुख पहलवानों द्वारा आरोपों की जांच के लिए सरकार द्वारा 5 सदस्यीय निगरानी समिति का अध्यक्ष किसे रखा गया? अभी कौन था? ब्रजेश मिश्रा था ना, उसको हटा के अभी हाल फिलहाल में चेंज भी कर दिया गया, ठीक है। समिति जो बनी थी, जो आरोप लगा, तो कौन सी समिति, किनके नेतृत्व में समिति बनी थी? ठीक है, एमसी मैरी कॉम, ठीक है, एमसी मैरी कॉम, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? एमसी मैरी कॉम को। 31 दिसंबर 2022 को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बताइए। ठीक है, दिनेश कुमार शुक्ला को, ठीक है, डीके शुक्ला, दिनेश कुमार शुक्ला। रक्षा मंत्रालय ने 100 और, ठीक है, 100 और K9 ब्रज टैग के लिए स्वचालित, ठीक है, हॉपिटजर तोपों की खरीद की प्रक्रिया शुरू करी, जो भारत में निर्मित है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? लार्सन और टुब्रो, ठीक है, LNT टुब्रो, LNT बोलते हैं, ठीक है, लार्सन एंड टुब्रो, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, तो में क्या? K9 ब्रश ट्रैक के लिए स्वचालित, ठीक है, हॉपिटजर टोपे की खरीद के लिए प्रक्रिया शुरू करी, जो भारत में निर्मित है, लार्सन एंड टुब्रो, ठीक है। चलिए, किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत की, ठीक है, 75 हाथ से बनी 75 हाथ से बुनी साड़ियों का, ठीक है, साड़ियों का जश्न मनाते हुए, ठीक है, साड़ी महोत्सव विरासत का आयोजन किया? कौन सा हो जाएगा, क्या बताएंगे? बताइए क्या होगा इसका आंसर? संस्कृत। बिल्कुल, ठीक है, ध्यान, कपड़ा मंत्रालय, ठीक है, कपड़ा मंत्रालय, ठीक है। कपड़ा मंत्रालय का मिनिस्टर कौन है? कपड़ा मंत्रालय का मिनिस्टर कौन है? स्मृति ईरानी। आए कि जितेंद्र सिंह बदल गए क्या? नहीं, क्या है कपड़ा मंत्रालय? नहीं, कपड़ा मंत्रालय में जितेंद्र सिंह नहीं थे। स्मृति ईरानी क्या कपड़ा मंत्री? स्मृति ईरानी है ना। हाँ, स्मृति ईरानी, सॉरी, हाँ, स्मृति ईरानी है, ठीक है, स्मृति ईरानी है, ठीक है, स्मृति ईरानी है, ठीक है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ठीक है। चलिए, किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत की 75 हाथ से बुनी साड़ियों का जश्न, ठीक है, मनाते हुए साड़ी महोत्सव विरासत का आयोजन किया? कपड़ा मंत्रालय, ठीक है। चलिए, कौन सा देश यूरोजोन का 20वां सदस्य बन गया? बता ही देंगे। क्रोएशिया 20वां देश बना है। यूरोपियन यूनियन में देशों की संख्या कितनी है? तो ये भी बता देंगे, 27 देश है। जनवरी 2023 में राष्ट्रीय जीनोम संपादन का प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ये भी बता देंगे, आसान है। कहाँ पे किया गया? मोहाली में किया गया, बहुत सुंदर, मोहाली में, ठीक है। चले, तो इसी की तरह सेट नंबर 4 का क्या हो गया? इतिश्री होता है, ठीक है, क्या होता है? इतिश्री होता है, ठीक है। अब इसी तरह सेट नंबर 4 आप देखेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आपका ये 70 बीपीएससी के लिए, ठीक है, शुरू हो चुका है। सेट नंबर 5 हम लोग करेंगे। जिनको भी 70 बीपीएससी के लिए बैच को ज्वाइन करना है, आप ज्वाइन कर लीजिए। ऑलरेडी देख लीजिए यहाँ पे कितने, तो ऑलरेडी 75 लोग जो है ऑलरेडी ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। बहुत ही व्यवस्थित ढंग से सारी चीजों का आपको करवाया जाएगा। विजन आईएएस का भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पे शुरू कर दिया गया है, जो कि यूपीएससी लेवल का हम लोग करवा रहे हैं, क्योंकि पता है इस बार का प्रश्न देख के आप लोग को एग्जाम में चक्कर जरूर आया होगा, इसलिए इतना बढ़िया से करवा रहे हैं, इतना टफ क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो एग्जाम में किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मैं ऑलरेडी मैं टॉप टू इजी करके कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इतना टॉप करवा दूंगा ना, यूपीएससी का 20 साल का क्वेश्चन करवा दूंगा, यूपीएससी का जितना प्रैक्टिस सेट होता है सब करवा देंगे, ताकि एग्जाम में जाएंगे ना तो आपको मतलब प्रश्न जो लगेगा ना, ठीक है, टेनिस बॉल की तरह लगेगा, ठीक है। ऑलरेडी आपको डिश से खेलने का आदत रहेगा, प्रश्न टेनिस बॉल लगे छक्का ही मारेंगे, ठीक है, दिक्कत तो नहीं होगी।
इसलिए इस बार का पूरी तरीके से चेंजिंग किया उस सिस्टम में, ताकि किसी भी लोगों का प्रीलिम्स न रुके। ठीक है, ग्रुप में सारी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, आप लोग जिनको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी जितने लोग वीसी में, अगर इसमें से अगर लोग अगर ज्वाइन करेंगे तो 699 फी है, लेकिन जितने लोग वीसी में अगर इसमें से ज्वाइन करेंगे तो 499 दे के भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऑफर आज रात 8 बजे तक के है। ठीक है, 8 बजे तक डिसाइड कर लीजिए, अगर अच्छे से तैयारी करना है तो कर लीजिए, नहीं तो आज देखना है तो आज 2 डेमो सेट डिस्कशन भी होगा। ठीक है, सेट नंबर 5 और सेट नंबर 6 भी होगा। ठीक है, तो इच्छुक लोग हैं आ सकते हैं, बाकी तो आप लोग खुद ही बहुत ही ज्यादा समझदार हैं। चलिए फिर मिलते हैं, नया समय डाल देंगे, आई थिंक 7-8 बजे के आसपास में लेकर आएंगे एक सेट पूरा, सेट 5 और सेट 6 जितना भी हो जाए। 300 क्वेश्चन है मेरे पास आज कराने के लिए, जितना भी कंप्लीट हो जाए उतना आप लोग को आज करा दिया जाए।